चैप्टर नंबर 13, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर चैप्टर, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग है। 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के। आधा पार्ट तो आपको बनाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके बाकी का पार्ट बनाएगा द्रव्य तरंग। और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा तो 10 एक दिन में तो हो जाएगा कंप्लीट। पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको समझना पहले क्या है ये। तो इसमें देखेंगे ये है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब आप किससे समझते हो? एक तरीके से ऊर्जा से समझते हैं। और वहीं विद्युत, और विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब हम लोग एक समझते हैं क्या? आवेश से, कि आवेश अगर आ जाएगा, आवेश अगर कहीं विद्युत मतलब प्रवाहित हो जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी? विद्युत धारा आ जाएगी। और प्रकाश हो गया एक तरीके से हमारे पास में क्या? ऊर्जा, या हम कहें ऊर्जा का रूप, ऊर्जा या ऊर्जा का रूप हम लोग कह सकते हैं इसको, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये ऊर्जा तो होती है, कौन सी प्रकृति में होती है? पहले इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि प्रकाश के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो प्रकाश की प्रकृति, वैसे तो उससे हमें कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल में हम लोग देखेंगे 12वें नंबर चैप्टर के अंदर। फिर भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग इसका देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में अगर बताया तो सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, ठीक है, कि न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने दिया था कॉर्पस क्यूलर, कॉर्पस क्यूलर नाम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, या हम कहें कॉर्पस क्यूलर थ्योरी दी थी इन्होंने। और इसके अनुसार इन्होंने कहा, न्यूटन के कॉर्पस क्यूलर सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति में होता है। प्रकाश किस में होता है? मतलब प्रकाश जो होता है वो किसके रूप में होता है? कणों के रूप में होता है। जब आगे गति करता है तो वो किसके रूप में गति करता है बेटा? कणों के रूप में गति करता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? कॉर्पस क्यूलर सिद्धांत। किसने दिया था? तो न्यूटन के कॉर्पस क्यूलर सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो क्या है? कणीय प्रकृति में उपस्थित होता है। इसके बाद में अच्छा, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने कोई मतलब प्रयोग नहीं किया कि जिस आधार पर इन्होंने बता दिया हो कि कणीय होता है। कुछ नहीं किया इन्होंने, बस एक थ्योरी प्रतिपादित की, सिद्धांत दिया और उसके अनुसार कह दिया कि प्रकाश जो होता है वो कणीय प्रकृति में होता है। अब इनके बहुत सालों बाद, अच्छा देखिए, न्यूटन उस समय में जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने अगर कोई बात कह दी इसका मतलब दुनिया ने मान ली, क्योंकि इनका उस समय कद ही बहुत बड़ा है। क्योंकि न्यूटन का योगदान ऑलमोस्ट आपकी फिजिक्स में है, पूरी में है, पूरी यहाँ तक कि कुछ केमिस्ट्री में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। ऐसा एक भी पार्ट नहीं छोड़ा इन्होंने साइंस का जिसमें उनका योगदान ना हो। मैथ में भी हम लोग इनका पढ़ते हैं और फिजिक्स में तो पढ़ते ही हैं। खैर बहुत सारा योगदान है इनका फिजिक्स के अंदर। तो बड़े आदमी ये कह दिया कि मैंने सिद्धांत दिया है कॉर्पस क्यूलर सिद्धांत, उसके अनुसार प्रकाश कौन सी प्रकृति में उपस्थित होता है? कणीय प्रकृति में होता है। दुनिया ने मान लिया कि एक बहुत बड़ा आदमी कह रहा है तो उसके प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी है। नाम बड़ा हो जाता है तो क्या प्रमाण और क्या क्वालिटी सब चलता है। तो न्यूटन ने कह दिया इसका मतलब कणीय है, मान लिया। तो बहुत सालों बाद में एक साइंटिस्ट है हाइगेंस, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की थी। परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों का इन्होंने क्या किया था? व्याख्या की थी, ठीक है। और किसके लिए की? प्रकाश के लिए की। किसके लिए की थी? मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। और जबकि परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही जो घटना है, ये दोनों ही घटनाएं किसकी हैं? तरंग की हैं। ये दोनों ही घटनाएं किसकी है? अगर प्रकाश परावर्तन दिखा रहा है, प्रकाश अपवर्तन दिखा रहा है, इसका मतलब प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश परावर्तन भी दिखा रहा है, अपवर्तन भी दिखा रहा है, इसका मतलब प्रकाश तो क्या है? फिर तरंग है। तो हाइगेन ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के बाद में ये कहा कि प्रकाश कौन सी प्रकृति में होता है?
तरंग प्रकृति में होता है। तो हाइगेन के अनुसार आप प्रकाश को क्या मानोगे भाई? अच्छा, न्यूटन इधर के क्या बता रहा है? न्यूटन पहले ही बता चुका है। सारी दुनिया किसके ऊपर विश्वास कर रही है? हाइगेन छोटा मोटा साइंटिस्ट है, कोई ज़्यादा नाम है नहीं, तो इनकी बात पे किसी ने कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा कोई इनके ऊपर ध्यान किसी ने नहीं दिया। इसके बाद में आए, इसके बाद में मैक्सवेल, और आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। मैक्सवेल अनुसार विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़िए क्या? मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ी होंगी आपने, याद करो। केमिस्ट्री के अंदर आपने इस तरीके से, यहाँ दृश्य प्रकाश था 11th क्लास की केमिस्ट्री में 2nd नंबर चैप्टर में दृश्य प्रकाश, इधर था सर अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, यहाँ परावैंगनी, गामा किरणें और एक्स किरणें, ये सब था। तो ये थी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसको रख दिया भाई? प्रकाश को। ये क्या है? प्रकाश है। और किस में रख दिया इन्होंने? क्या आ रहा है पीछे? तो प्रकाश क्या होगा? तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है? हाइगेन के अनुसार भी प्रकाश क्या है? अब तो दो साइंटिस्ट तरंग प्रकृति को सपोर्ट करने लग गए और बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दिए। इनके पास में आधार है कि इन्होंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की है, इसलिए ये कह रहे हैं। इधर मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश, ये क्या होता है? ये प्रकाश ही होता है। तो प्रकाश है तो किस में आ रहा है? तरंग में। तो इसके अनुसार भी प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शा रहा है? न्यूटन, जिसने कोई सिद्धांत, बस केवल सिद्धांत दिया, कोई प्रयोग इन्होंने नहीं किया, फिर भी इसके ऊपर दुनिया बिलीव कर रही है। तो थोड़ा सा जो दुनिया भर के साइंटिस्टों का एक भाग है वो किसको मानने लग गया? तरंग प्रकृति को मानने लग गया। तो अभी एक तरीके से मान लो कि वैज्ञानिक दो गुटों में बट गए, कुछ तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तरंग को। अब एक साइंटिस्ट और आए, मैक्स प्लांक, नाम इसका तो आपने सुना होगा, मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक के अनुसार क्या कहा कि मैक्स प्लांक के अनुसार जो प्रकाश है वो कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। पैकेट्स हम लोग इसको कहते हैं, या हम इनको क्या कह देंगे? समूह कह देते हैं। पैकेट्स या समूह के रूप में आगे बढ़ता है। कणों के छोटे छोटे पैकेट्स या समूह के रूप में आगे बढ़ता है। इनको कहते हैं बेटा फोटोन। इन समूह को या पैकेटों को क्या बोला गया था? लेकिन अंदर इनके अंदर क्या है? एक तरीके से कण। उन्होंने कहा ना कि मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश जो आगे बढ़ता है वो किसके रूप में आगे बढ़ता है? कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। और इन पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंदर क्या है? कणी एक तरीके। तो ये कौन सी प्रकृति को सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरीके से कणीय प्रकृति को। तो मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश जो है वो कौन सी प्रकृति का? कणीय प्रकृति। न्यूटन के अनुसार, और वही हाइगेन के अनुसार तरंग। मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है? तरंग। तो इस तरीके दो पार्ट आपके चल रहे हैं कि कुछ भाग तो है ये कह रहा है कि तरंग, और कुछ भाग ये कह रहा है कि कणीय। अब ये हुआ फाइनली कि तरंग प्रकृति के आधार पर कुछ घटनाएं और समझाई गई, जैसे आपकी व्यतिकरण, जो आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 12 में ही पढ़ोगे। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं जो है वो कौन सी प्रकृति से समझाई जा रही थी? तरंग प्रकृति से। याद रखिएगा, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या किससे की गई? व्यतिकरण कौन सी प्रकृति का गुणधर्म है? विवर्तन, ध्रुवण। हो जाएगा क्या? कभी आपसे पूछा है तरंग प्रकृति पर आधारित किन्हीं 3 घटनाओं के नाम बताइए। तरंग, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित 3 घटनाओं के नाम बता सकते हो? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और, ठीक है, कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। हम पढ़ेंगे आगे क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है PEE क्या है, तो आपको क्या समझना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, प्लस कॉम्पटन प्रभाव हो गया, एक रमण प्रभाव आपने नाम सुना होगा। ये सभी जो प्रभाव हैं ये किससे इनकी व्याख्या किससे की जा रही थी? प्रकाश की कणीय प्रकृति से। और इन घटनाओं की व्याख्या किससे की जा रही थी? तो इसका मतलब ना तो ये गलत है और ना मतलब न्यूटन और मैक्स जो प्लांक है ये कणीय प्रकृति को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रकाश की कुछ घटनाएं किससे समझाई जा रही हैं?
वही हाइगेन और मैक्सवेल भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ घटनाएं किससे समझाई जा रही है, तरंग प्रकृति से। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि प्रकाश की कितनी प्रकृति है, कणीय भी है और आगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे डी ब्रोगली। अब आप समझते हो कि दो जनों की अगर लड़ाई में प्रॉफिट किसका होता है, तीसरे का। इधर न्यूटन और मैक्स प्लांक कणीय को, उधर हाइगेन और मैक्स प्लांक तरंग को एक दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं आकर के प्रॉफिट किसका हो गया, और इन्होंने दे दिया प्रकाश के लिए द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, और या उसको कहते हैं हम लोग डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली की वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर पूरा, लेकिन मुझे यहाँ से इतना तो पता लग गया कि प्रकाश क्या है। क्लियर हो गया अपने पास में। अच्छा, ऊर्जा, तो मैक्स प्लांक ने प्रकाश की ऊर्जा की फॉर्मूला दिया था E बराबर h म्यू। मैक्स प्लांक के अनुसार ये जो फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कणों के पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को हमने क्या बोला था, फोटोन बोला। इन फोटोन की ऊर्जा किसने दी थी, मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, आवृत्ति अगर कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, समानुपाती। हटाते हैं, आपको पता ही है कि सर एक ना एक नियतांक लगाना पड़ता है। मैक्स प्लांक अपने नाम से नियतांक लेकर के आए, तो एच का नाम क्या हो जाएगा भाई, प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं अपन इसको, प्लांक नियतांक। तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है। तो प्रकाश की ऊर्जा हमें क्या पता लग रही है, E बराबर एच म्यू। E बराबर किसके अनुसार, कौन सी प्रकृति में, कणीय प्रकृति में। कणीय प्रकृति में प्रकाश की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा कैसे है। पता लग गया आपको कि प्रकाश का एक तरीके से ऊर्जा या ऊर्जा का क्या है, रूप है। ठीक है, देखिए आगे कि मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा क्या हुई, प्रकाश की ऊर्जा क्या हुई, तो ऊर्जा हुई भाई, ऊर्जा जो है वो समानुपाती है किसके, आवर्ती के। और ऊर्जा समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, एक नियतांक लगाऊंगा H, और ये क्या हो जाएगा, म्यू। तो H क्या है, H है सर प्लांक नियतांक। सबसे पहले तो आप इसके बारे में सीखिए, H क्या है यहाँ पे। और ये जो हम लोग ऊर्जा पढ़ रहे हैं प्रकाश की, कौन सी प्रकृति में पढ़ रहे हैं, कणीय प्रकृति में। कौन सी प्रकृति में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कणीय प्रकृति में। और अब तो वैसे भी ये हो चुका है कि प्रकाश की दोनों ही प्रकृति होती है, कणीय भी और तरंग भी। डी ब्रोगली के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग कि जो कणीय है वही तरंग है, और जो तरंग है वही क्या है आपकी कणीय है। तो एक प्रकाश जो होता है उसमें दोनों ही प्रकृति होती है, उसमें कणीय प्रकृति के भी गुण होते हैं और उसमें तरंग प्रकृति के भी गुण होते हैं। यहाँ से E बराबर h में हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻ का 34 हो जाएगा। बेटा यहाँ से एक बार मैं h निकाल के आपको बताऊँ तो ऊपर तो ऊर्जा आएगी, नीचे क्या आएगी, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, आप देखोगे ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, और आवर्ती का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। तो मात्रा क्या लगाऊंगा बताओ इसके पीछे, जूल प्रति हर्ट्ज हो जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ देखिए कि जूल तो ऊपर है ही सर, इस आवर्ती का मात्रा प्रति सेकंड भी होता है। कभी सुनाओ आपने, आवर्ती बराबर सर 1/, आवर्तकाल होता है, होता नहीं होता। आवर्ती बराबर 1/, में क्या होता है, तो 1/, में सेकंड हो जाएगा। सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो क्या मैं यहाँ पर जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि H बराबर आ रहा है E/म्यू। तो जूल बटे में सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वो ओनली सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सेकंड इनवर्स तो नीचे रहता है, वो जूल के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू या जूल सेकंड, बता दोगे। तो H के कितने मात्रक हो गए भाई, 2, जूल प्रति हर्ट्ज या जूल सेकंड, ठीक है। ये H के मान के बारे में हो गया। इसको कैलकुलेशन के अंदर तो मोस्टली हम लोग 6.62 या 6.63 इंटू 10⁻⁻ का 34 जूल इंटू सेकेंड या जूल प्रति हर्ट्ज, यही काम में लेते हैं, ठीक है। सार्थक वो कर देते हैं ना, पूर्णांकित करना आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि E बराबर h म्यू फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे, एक फोटोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आवर्ती जो रखोगे वो हमेशा किस में रखोगे, हर्ट्ज में रखोगे, या फिर आप इसको रखोगे सेकंड इनवर्स में। और यहाँ से जो ऊर्जा हमें मिलेगी बेटा, वो ऊर्जा किस में मिलेगी, हमेशा जूल में मिलेगी, इसका आप ध्यान रखना।
ऊर्जा इस फॉर्मूले से हमें मिलेगी तो वो किस में मिलेगी, या कभी ऊर्जा हमें रखनी पड़ जाए तो वो किस में रखोगे आप, और आवर्ती निकालनी पड़ जाए तो आवर्ती किस में निकलेगी, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में, और रखनी पड़ जाए आवर्ती तो हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में रखूंगा। सर और कौन सा होता है ऊर्जा जूल के अलावा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो आपने सुना ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर है नहीं है ये मान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश भी तो इतना होता है सिंगल पे। तो कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो आप इससे गुणा कर देना, और जूल को कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो आप इससे क्या दे दोगे, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी जाए और आपको ये फॉर्मूला लगाना हो तो फिर हम यहाँ पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखेंगे, उसको पहले किस में बदलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ आप समझना, न्यूमेरिकल करने काम आएंगी, ठीक है। एच आपको मालूम ही है, एच तो रख ही देंगे सर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ जाए, या कभी क्या होता है आवर्ती दे करके आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा पूछ लेता है, तो इस सूत्र में आवर्ती रख दोगे आप, ऊर्जा मिलेगी इसमें किसमें, और जूल को फिर आप उससे 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे करके किस में बदल दोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको पता लग रहा है, कर लोगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ये तो हुई हमारी एक फोटोन की बात, ये किसकी बात हो गई, एक फोटोन की बात। अच्छा मान लो कि हमारे पास में n फोटोन है, कितने फोटोन है, n फोटोन है, ठीक है, और इन n फोटोनों की आवर्ती जो है वो निश्चित है। भाई एक फोटोन की जो आवर्ती थी, इन सभी फोटोनों की आवर्ती कितनी है, n फोटोन है समान आवर्ती के। कौन सी आवर्ती के हैं, समान आवर्ती के। कितने फोटोन हैं, n फोटोन कैसे हैं भाई, समान आवर्ती के। उनकी ऊर्जा बताओ। तो सर एक फोटोन की जो ऊर्जा आई है उसको आप n से गुणा कर दो, n फोटोनों की ऊर्जा आएगी नहीं आएगी बताओ, समझ में आ गया। तो इस तरीके, अच्छा इस पे और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी आपको ऊर्जा दे दे और आवर्ती भी दे दे, फिर पूछे वाला कितने फोटोन है, निकाल दोगे। तो यहाँ से ऊर्जा में किसका भाग दे देंगे भाई, h म्यू का। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, फोटोनों की जब आवर्ती दे दे और फिर आपको ऊर्जा भी दे दे कि इतनी आवर्ती के और इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो बताइए कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बताइए। कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर इस आवर्ती को और अगर मैं बदलूँ तो आवर्ती आपने देखी, और आवर्ती के लिए हम जानते हैं म्यू बराबर c/λ। नाम सुना है क्या, बताओ। मान लो कि प्रकाश है, और प्रकाश क्या एक तरीके से जो कण है वही तरंग है, और जो तरंग है वही क्या है, अभी हमने बात कर ली थी पहले। तो मान लो प्रकाश गति कर रहा है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश किस चाल से गति करता है, c। निर्वात में प्रकाश जो है वो किससे गति करता है, c से, और c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति ये होता है। अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एक चक्कर पूरा होता है नहीं होता, तो एक चक्कर में भाई कितनी दूरी वो चलता है, वो दूरी क्या कहलाती है, इसकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आपने अच्छे से पढ़ रखा है 11वीं क्लास में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो तो क्या हो गई हमारे पास में, तरंगदैर्घ्य हो गई लैम्बडा। तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। मैं आपसे पूछूँ समय कितना लगेगा, एक चक्कर को पूरा करने में समय कितना लगेगा, वो आपको मालूम है आवर्तकाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है, चाल। दूरी कितनी है भाई, लैम्बडा। एक चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में दूरी कितनी है, चाल कितनी है, तो t बराबर क्या मिला, लैम्बडा बटे, t बराबर लैम्बडा बटे, ये क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति बराबर 1 बटे में क्या होता है। तो यहाँ से आवृत्ति अगर निकालूंगा तो 1 बटे t का मान रखिए, लैम्बडा अपॉन में क्या आएगा, और वो c कहाँ जाएगा, तो क्या आया बताओ। वैसे ही आप जानते थे सर म्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो इस सूत्र को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो E बराबर h और c बटे में क्या ले सकते हो, लैम्बडा। यहाँ पे h तो आप जानते ही हो, c आपने देख ही लिया। c का मान कितना लिखना है हमेशा आपको, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। जब प्रकाश के लिए बात करेगा तो निर्वात के लिए हम लोग बात करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति। कौन रह गया भाई, लैम्बडा क्या है बताओ, तरंगदैर्घ्य। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्घ्य। और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य किस में रखोगे आप, सॉरी मीटर में। यहाँ पर इस सूत्र में जब भी आपको तरंगदैर्घ्य रखनी है वो किस में रखोगे, दूरी तो है,
दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम इनमें नापोगे। लेकिन हमें जब भी ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर लैम्बडा किस में रखना है, जब भी हमें यहाँ पर इस सूत्र में लैम्बडा रखना है, तरंग दैर्घ्य रखनी है, वो किस में रखोगे, और ऊर्जा हमें जो मिलती है वो किस में मिलेगी, जूल को कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये काम में ले सकते हो क्या, समझ में आया नहीं आया। एक चीज़ और यहाँ से पता लग रही है आपको कि सर यहाँ से जो ऊर्जा है ये व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, एच और सी तो नियतांक हो गए, तो ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती आई कि लैम्बडा अगर बढ़ाओगे तो ऊर्जा क्या होगी, और लैम्बडा अगर घटाओगे तो ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्घ्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। वहीं ऊर्जा पहले पढ़ के आए हम, आवृत्ति के क्या होती है, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं 1/में लैम्बडा, ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति समानुपाती 1/, ठीक है, यानी कि ऊर्जा और आवृत्ति लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आया समझ में नहीं आया। इन फॉर्मूला पर कभी न्यूमेरिकल आया तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा E बराबर hc/λ। अगर एक समान, जैसे मैंने यहाँ पर आवृत्ति की बात की थी बेटा, एक समान अगर तरंग दैर्घ्य के फोटोन आ जाते, एक समान तरंग दैर्घ्य के अगर n फोटोन आ जाते तो फिर क्या करते आप, सर ये वाला सूत्र लगा के आगे n से गुणा कर देते, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, नहीं समझ में आया भाई। एक समान ऊर्जा के लिए, वो एक समान आवृत्ति के लिए हम लोग आवृत्ति वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एक समान तरंग दैर्घ्य वाले अगर n फोटोनों की ऊर्जा निकालनी होगी तो n से तो गुणा करूँगा। एक फोटोन की जो आई है उस ऊर्जा को हम किससे गुणा कर देंगे, उतनी ही तरंग दैर्घ्य वाले n संख्या से गुणा कर देंगे। आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ऊर्जा दे दे, तरंग दैर्घ्य दे दे, तो फिर अपन n भी निकाल सकते हैं। आया समझ में नहीं आया ये। तो पहले तो हम लोग दो चीज़ लिख लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको जूल में अगर बदलना पड़ेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और एक कुछ परिवर्तन में आपको लैम्बडा के लिखा देता हूँ। मान लो जैसे एक एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है, तो एक एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कैसे बदलोगे, 10⁻−10 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी संख्या है, जैसे मान लो 2 एम्पियर है तो 2 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 एंगस्ट्रॉम को मुझे मीटर में बदलना है, तो 2 × 10⁻−10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए 10⁻−10 का ले लोगे। वैसे ही अगर आपको नैनोमीटर दिया हुआ है, नैनोमीटर हटाने के लिए आप नैनो हटाने के लिए, मीटर तो चले गई, नैनो हटाने के लिए 10⁻9 से गुणा करोगे। नैनो हटाने के लिए 10⁻9 जो हमारे काम में आते हैं उन्हीं को हम लोग काम में ले रहे हैं मोस्टली। अगर कभी माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो, तो माइक्रो हटाने के लिए ये जो चिन्ह बनाया है मैंने, ये किसका बनाया है, माइक्रो का, ठीक है। माइक्रोमीटर है जैसे, तो माइक्रो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो हटाने के 10⁻6 से गुणा करेंगे, वो मीटर में बदल जाएगा, माइक्रो हट गया आपका। वैसे ही एक मिली लिखा हुआ है, mm लिखा हुआ है, मिलीमीटर, mm लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 × 10⁻3 करूँगा, ये मीटर में बदल जाएगा, आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम हटाने के 10⁻10, नैनो हटाने के 10⁻9, माइक्रो हटाने के 10⁻6 और मिली हटाने के लिए 10⁻3, और वहीं पिको हटाने के लिए पीएम, पिकोमीटर देता है कभी कभी, तो पिकोमीटर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिको, ये जाएगा पिको। तो सर इसको तो ऊपर रखना चाहिए था, तो चलो यहाँ रख देते हैं इसको। एक पिकोमीटर जो है 10⁻- का कितना हो जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो जानते होंगे आप, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को आएंगी नहीं आएंगी। चलिए अब काम करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। 3.32 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। तो पहली बात तो अपने को जो दिया हुआ है उसको लिख लो। अब क्या दिया हुआ है, 3.32 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा आपको दे दिया, ठीक है सर। प्रकाश की ऊर्जा, बले प्रकाश की ऊर्जा और आवृत्ति ज्ञात करो। तो पहली बात तो यह है कि अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है तो लैम्बडा के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर hc/λ, ये होता है। लेकिन यहाँ जो लैम्बडा रखना होता है वो किस में रखना पड़ता है, और यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो किस में मिलती है, जूल में मिलती है। हमारे पास लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो पहला काम है हमारा 3.3 जो दे रखा है इसको 10⁻−10 से गुणा करके किस में बदल लें, पहले हम लोग इसको बदल लिया। अब आप h जानते हो, 6.6
3 काम में ले लेना या 6 to 6 ले लेना, इंटू 10⁻⁻⁻ का 34 जूल प्रति हर्ट्ज या जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, और C कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ रखेंगे E बराबर H 6.63 इंटू 10⁻⁻ का 34 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्बडा है आपका 3.32 इंटू 10⁻⁻ का 10 आ जाएगा, नहीं आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो किस में मिलेगी, जूल में मिलेगी। निकाल दोगे यहाँ से, सॉल्व कर लोगे इसको, तो सॉल्व करना और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अपने पास में ऊर्जा आ जाएगी जूल में। कभी इस ऊर्जा को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इस ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसमें भाग दे दूंगा किसका, ये पूरी ऊर्जा के अंदर जो भी ये मान आया है, इससे जो मान आएगा उस वैल्यू में मैं भाग दे दूंगा जूल से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाना है तो 1.6 × 10⁻⁻�19 इससे हम लोग भाग दे देंगे और ये किस में बदल जाएगा बेटा, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से पहले ये निकालना, ये तो किस में आएगा आंसर आपका, जूल में आएगा। इसको सॉल्व करने पर जूल में आंसर आ जाएगा, उसमें आप भाग दोगे 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वैल्यू का, यानी 1.6 × 10⁻⁻�19 का, तो ये किस में बदल जाएगा, पूछा नहीं है लेकिन पूछ रहा होता तो निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी में मुझसे उसने आवृत्ति पूछी हुई है, तो या तो आप ये कर लो कि ऊर्जा जो आपकी आई थी E बराबर, ये जो ये आया था जूल में, जूल वाली ऊर्जा को, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, E बराबर H म्यू लगा करके H का भाग दे दोगे तो म्यू आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ये कर लीजिए कि सर म्यू बराबर अभी था C अपॉन में था, नहीं था, तो हम जानते हैं सर 3 × 10⁸ ये C हो गया, और लैम्बडा हमारे पास में कितना था 3.32 × 10⁻⁻ का 10 निकाल दोगे। और आवर्ती का मात्रक अपन लोग जानते हैं क्या होता है, हर्ट्ज, निकाल दोगे यहाँ से। एक तरीका ये है आपका म्यू निकालने का, आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा, बशर्ते यहाँ पर ऊर्जा किस में रखनी है, आपको जूल में रखनी है, आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपकी इनको याद रखना आप आगे, है ना। एंगस्ट्रॉम को कैसे बदलते हैं, मीटर को कैसे बदलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे है सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की आवर्ती तरंग ज्ञात करो। पहले लैम्बडा दिया हुआ था वो कंप्लीट कर लिया हमने, अब क्या दिए हमें, ऊर्जा दी है। सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है उसी से पहचान गए, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही किसके मात्रक होंगे, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही किसके मात्रक हैं, ऊर्जा के। तो हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग 2। तो ऊर्जा दी है सर E बराबर 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E बराबर 6.63 इंटू, पहला काम मुझे क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना पड़ेगा, और जूल में बदलने के लिए क्या करूँगा बताइए सर, 1.6 × 10⁻⁻19 से इसको गुणा कर लीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शायद आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक वैल्यू याद करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, ये अपने को ऊर्जा मिल गई। अब सर पहले इसने आवृत्ति पूछी है हमसे, ऊर्जा और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है भाई, तो ऊर्जा और आवृत्ति में सर ये सूत्र होता है E बराबर H म्यू, जहाँ ऊर्जा हमें जूल में रखनी है तो आप ये पूरी रख दीजिए 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19, ये E का मान रख दिया आपने। अच्छा, से H का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻ का 34 ये होता है, इंटू आवृत्ति आपको निकालनी है, तो म्यू निकालने के लिए आप इसका भाग दोगे नहीं दोगे, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना है -19, इसमें भाग देना है आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का, और यहाँ से क्या निकल के आएगी म्यू। 6.63 से 6.63 कैंसिल हो गया, तो आवृत्ति कितने आने वाली है 19 इंटू 10⁻34 को ऊपर भेजूँगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 34 हो जाएगा। बताइए कितना आंसर आएगा, 1.6 इंटू 10 की घात, आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं सर, तो माइनस का 19 और बेटा प्लस का 34 कितना आएगा, 14 में से 9 गए तो 5,
14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 15, ठीक है। और मात्रक इसमें क्या लगाओगे, इसके पीछे हर्ट्ज लगाओगे, हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, प्लस का आएगा नहीं आएगा, कर लोगे इस तरीके से। तो ये बेटा हमारी आवृत्ति आ गई। सर तरंग दैर्घ्य भी निकालनी है, तो आवृत्ति आ गई, तो आवृत्ति बराबर सी अपॉन लेमडा लगा लो, म्यू बराबर सी अपॉन, सॉरी यहाँ से तो हाँ ठीक है, लेमडा निकालोगे तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन में म्यू। सर सी तो हम पढ़ लिए 3 इंटू 10⁻8 होता है, और म्यू हमारे पास कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻15, और किस में आएगा बताइए मात्रक, सर मीटर में आएगा। लेमडा जो है वो किस में मिलता है हमें, सॉल्व करोगे नहीं करोगे, हो जाएगा। तो 30 बटे में 16 कर देता हूँ, पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगा दी, 10 की घात 8 है, और इसके पास अगर 10 की घात 15 को लेकर के जाऊँगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 30 बटे में 16 है, इसको सॉल्व करूँगा तो बेटा 2 से काटूँगा तो 15 बटे में 8 होगा, 15 बटे में कितना आएगा 8 इंटू 10 की घात माइनस का 7, और ये क्या है किस में आएगा बेटा, ये तो निकाल लोगे इस तरीके से। तो आपको ये कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस समझ में आया नहीं आया, कन्फर्म, ठीक है।